इन्वेस्टिंग थंब रूल्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टॉक्स में कितने स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड कितने होने चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ऐसे अलग अलग 10 पैरामीटर्स पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक्स की रिक्वेस्ट के साथ। 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं एंड फ्रीडम ये प्रोमो कोड भी हमने अभी एक्टिव रखा हुआ है फॉर लास्ट फ्यू डेज। तो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% आपको हमारी वेबसाइट investindia.in पे मिल सकता है। फ्रीडम प्रोमो कोड को यूज कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक्स के साथ। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव जो ऑप्शन हमें लगता है वो है स्टॉक्स। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। एवरीबडी वांट्स टू बी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला बिकॉज उनकी सक्सेस स्टोरी पूरी स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की है। तो यहां पे अगर आप स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो आपने आपके पोर्टफोलियो की जो साइज है वो 10 से 15 स्टॉक्स की ही रखनी चाहिए और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल आप समझ सकते हो। बिकॉज हो सकता है कभी कभी अगर बिजनेस मॉडल आप समझ गए तो उस पर्टिकुलर सेक्टर, उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोजेक्शन करने में आपको आसानी जा सकती है। प्लस 10 से 15 स्टॉक्स ही मैक्सिमम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप ट्रैक कर सकते हो। एक तो आप या तो आपका जॉब कर रहे हो या तो आपका बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास समय का प्रॉब्लम हो सकता है। ज्यादा समय नहीं होगा आपके पास टू एनालाइज दीज कंपनीज कि उनके रिजल्ट्स आप देख रहे हो क्या, एवरी क्वार्टर आ रहे हैं, कौन कॉल्स आप अटेंड कर रहे हो क्या, ये बहुत सारे लिमिटेशंस आप लोगों के सामने हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई it's always better to have a concentrated portfolio when you are investing directly into stocks। हमारे अगर मॉडल पोर्टफोलियोज की भी अगर आप बात करते हो, सो हमने 10 से 15 स्टॉक्स के बीच में ही वो पोर्टफोलियोज डेवलप किए हुए हैं। दैट इज ऑल्सो द सेम रीजन, बिकॉज अगर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट रहेगा स्टॉक्स में तो रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब स्टॉक्स यही एक ऑप्शन है क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं, इवन म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो देयर, जहां पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं, बड़े फंड हाउसेस अवेलेबल होते हैं, जिनका 24/7 जॉब एक ही होता है, वो है इक्विटी रिसर्च एंड फाइंडिंग आउट गुड कंपनीज एंड इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। और इसके थ्रू आप डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेस देन 3 ईयर्स है तो डेट फंड्स है, 3 to 5 ईयर्स है तो हाइब्रिड फंड्स है, 5 to 7 ईयर लार्ज कैप फंड, 7 to 10 ईयर्स मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड, 10+ ईयर स्मॉल एंड मिड कैप फंड। बट यहां पे भी जो पोर्टफोलियो साइज होनी चाहिए, आपके नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, दैट शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 फंड्स। इनफ डाइवर्सिफिकेशन वहां पे आप लोगों के लिए हो जाएगा, ऐसा लगता है। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव सीन पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, जहां पे बहुत मतलब ऐसे 15-15, 20-20, 25-25 स्कीम्स में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस आर अवेलेबल, नए नए एनएफओस भी आते हैं। लोगों को लगता है 10 रुपए का एनएवी है यार, सस्ता फंड है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वेदर एनएवी 10 रुपए हो या 100 रुपए हो, मार्केट में तो उसी लेवल पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो 10% अगर अप्रेजल होता है तो 10 रुपए का एनएवी 11 रुपए होगा और 100 रुपए का एनएवी 110 होगा। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई ये सस्ता एनएवी वाला, मतलब सस्ता है ये फंड, तो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मिस सेलिंग यू दोज थिंग्स। ये भी हमने यहाँ पे समझना है। तो म्यूचुअल फंड्स 4 to 5 फंड्स मोर देन इनफ टू take care of the diversification and to take care of your long term financial goals also। अब तीसरा जो इन्वेस्टिंग या फिर पर्सनल फाइनेंस का रूल है वो है लाइफ इंश्योरेंस। सो आप अगर आपके जॉब आप कर रहे हो या बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत सारी लाइबिलिटीज आप पे हो सकती है, लोन्स हो सकते हैं, मॉर्गेज लोन्स हो सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के बारे में आपको प्लान करना है, खुद की रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर हो सकती है, और आपके पास अगर उतने एसेट्स नहीं है तो डेफिनेटली जो भी डेफिसिट आपका बच रहा है उतना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपने लेना ही चाहिए। और ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्योर टर्म प्लान के फॉर्म में आपने लेना चाहिए। प्योर टर्म प्लान मतलब यहां कोई उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उस पर रिटर्न लाना है, ये कोई ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न देना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप मिक्स कर दोगे सो फिर ना आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे, ना आप आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पाओगे। दोनों ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस यहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। एंड दैट्स व्हाई
इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड मिक्सिंग बोथ दीज थिंग्स। सो ये भी हमने याद रखना है। प्रेफरेबली अगर ई टर्म प्लान आप लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर गलती से पुराना कभी कोई यूलिप लिया हुआ है या फिर कोई LIC पॉलिसी ली हुई है, तो जब भी आप टर्म प्लान लोगे, सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट टर्म प्लान जो भी पुरानी पॉलिसीज आपकी है उनको डिक्लेयर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। so that मतलब you are not hiding anything when you are taking big term plan या फिर रिस्क कवर आप लेना चाहते हो, तो ये भी हमने यहां पे याद रखना है। उसको भी बिल्कुल भूलना नहीं है आपने दोस्तों। अब चौथा जो रूल है वो मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी ने कवर किया हुआ है आपको, तो इट इज वेल एंड गुड, देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा पॉलिसी। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, वहां पे जो कवर है वो 2 लाख 5 लाख तक का ही है, मुझे 10 लाख तक का कवर लेना चाहिए, विच इज एडवाइजेबल, तो वो आपका जो भी डेफिसिट है वो आप एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू या फिर मतलब PSU कंपनी के थ्रू यू कैन बाय दैट हेल्थ इंश्योरेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी कंपनी ने तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे कवर किया है, सो देयर इज नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा कवर ऑल्सो। हाँ, बट अगर आप रिटायर हो रहे हो तो रिटायरमेंट के पहले 3 साल अगर आप लोगे कोई एक प्लान, तो दैट वुड बी एडवाइजेबल, सो दैट आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे बन जाएगा एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप उस जो कवर है उसको बढ़ा भी सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकता है। आई हैव सीन बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो अपना जो एम्प्लॉइज है उनके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है तो उसी पॉलिसी को एक्सटेंड करने का ऑप्शन वो देते हैं, तो आप आपके एम्प्लॉयर के साथ भी वो चीज चेक कर सकते हो, तो वो भी एक चीज आपने देखनी है। सो अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज तक का तो कवर आपका होना चाहिए। देयर आर टॉप अप प्लान्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो प्रॉपरली उसको एनालाइज अंडरस्टैंड करके। नेक्स्ट जो है पर्सनल फाइनेंस का रूल वो है इमरजेंसी फंड। आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का आपका जो मंथली इनकम है उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए अगर आप एम्प्लॉयड हो यानी कि सैलरीड हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सो देन जो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो एटलीस्ट 12 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम होना चाहिए। तो ऐसा एक नॉर्मली मतलब क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा क्यों, बिकॉज अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के मतलब इनकम में, बिजनेस इनकम में, बट वही अगर आप सैलरीड हो तो मतलब वहां पे श्योरिटी सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, सो वो आपने यहाँ पे समझना है। सो दैट वाज रिगार्डिंग इमरजेंसी फंड। और ये जो इमरजेंसी फंड है दैट यू कैन पार्क इनटू एन FD और अ लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, तो शॉर्ट टर्म फंड्स में यू कैन पार्क दैट मनी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो वैसे देखा जाएगा तो मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 15 years ऑफ माई करियर, मैंने कभी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है। तो ऐसा है क्या कि क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप मतलब सर्वाइव ही नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार सर ये आप गलत बोल रहे हो, क्रेडिट कार्ड का बहुत ही अच्छे से अगर इस्तेमाल करोगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं एंड देन आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स उसके वजह से मिलते हैं, आपका ट्रैवल वगैरह, एयर ट्रैवल वगैरह फ्री हो सकता है। ये भी बहुत सारे मतलब थॉट्स बोले जाते हैं उस पर, बट बिलीव मी दोस्तों, अगर ये सिर्फ उसमें इतने अच्छी चीजें ही होती ना तो ये कभी क्रेडिट कार्ड प्रॉफिटेबल ही बिजनेस नहीं हो सकता था। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंपल्सिव डिसीजंस है बिकॉज ऑफ हाई क्रेडिट अवेलेबल विथ यू, यू टेक दोज डिसीजंस और वहां पे उन डिसीजंस की वजह से ही उनको अल्टीमेटली ये बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए हैं। सो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करके ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। आई ऑलवेज से दैट कि ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं इनका ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया होता है जब लॉन्च किया जाता है, जैसे कि डेरिवेटिव्स हो या फिर क्रेडिट कार्ड्स हो, तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे थे बट उसका एक्चुअल यूज जो हुआ ना वो बहुत गलत तरीके से हुआ है एंड दैट्स व्हाई रिटेल स्पेंडर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा वहां पे लूज भी किया है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप भी वही करोगे, बट वो हो सकता है कि जो अच्छी तरीके से यूज करे वो 1% और 99% ऑफ द पीपल विल लूज मनी फ्रॉम दैट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये भी हमने यहाँ पे समझना चाहिए। सो इट्स नॉट दैट कि क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, अगर रखना भी चाहते हो तो एक क्रेडिट कार्ड इज मोर देन इनफ। लोगों को लगता है मेरे पास 1 2 3 4 5 क्रेडिट कार्ड हो तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज करूंगा। मुझे लगता है अननेसेसरीली इंपल्सिव बाइंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब उस बिहेवियरल ट्रैप में आ चुके हो और उसका आपको अल्टीमेटली ओवर द लॉन्गर होराइजन लॉस हो जाएगा. सो दैट इज फ्रेंडली एडवाइस, नॉट नेसेसरी कि आपको वो एडवाइस लेनी ही है, ये भी समझना है. अब सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे. लोगों को लगता है यार बहुत सारे अकाउंट्स आप सेविंग अकाउंट आपने ओपन करनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है 2 सेविंग्स अकाउंट विल बी मोर देन इनफ. मेरे लिए तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही सेविंग्स अकाउंट है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में अभी तक. सो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं बहुत सारे 3-4 सेविंग अकाउंट होने चाहिए, पीएसयू बैंक्स में होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में होने चाहिए. सो आई थिंक 2 मैक्सिमम आई थिंक यू शुड हैव सेविंग्स अकाउंट्स, नॉट मोर देन दैट. एक के साथ भी काम अच्छी तरीके से हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस इज माय फीलिंग. सो ये मेरे पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूं चीजें वो आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं. बाकी लॉकर्स के बारे में भी एक थॉट होना चाहिए. हाँ, एक लॉकर विल बी मोर देन इनफ. अलग अलग बैंक्स में अलग अलग लॉकर्स ओपन करने का कोई पॉइंट नहीं है. एक बड़ी बैंक को आइडेंटिफाई कीजिए, बड़ी बैंक, गुड कैपिटलाइज्ड बैंक. अगर वहां पे भी आप अगर आपका लॉकर मतलब वो अकाउंट रखते हो तो देयर शुड नॉट बी. सो जहां पे आपका सेविंग्स अकाउंट है सो नॉर्मली बड़ी बैंक में ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. वहां पे लॉकर्स अवेलेबल होते हैं. सो आई थिंक यू विल गेट दैट. उसके लिए शायद कुछ एफडी करनी पड़ेगी, कुछ इंश्योरेंस प्लान्स लेने के लिए भी वो आपको पुश कर सकते हैं. सो उनको बोलिएगा मैं आई विल टेक अ इंश्योरेंस प्लान बट गिव मी अ टर्म प्लान. सो ये भी आपने यहाँ पे समझना है. तो ज्यादा कमीशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मत लीजिएगा. सो एक लॉकर विल बी मोर देन इनफ. बड़ा लॉकर आप मिल जाए तो बहुत अच्छा है. देन लास्ट 2 जो पॉइंट्स है इन्वेस्टिंग थंब रूल्स में वो है, एक है पोर्टफोलियो रिव्यू और दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू. तो पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में बात करते हैं. वंस इन ए ईयर आपने आपके पोर्टफोलियो को, ओवरऑल पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए. स्पेसिफिकली अगर हम म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट से अ रिव्यू बट ए कंटिन्यूअस एनालिसिस जो है आपका, एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है. आई विल नॉट सजेस्ट कि इमीडिएटली बेच दीजिए और नया कोई स्टॉक लीजिए. सो आई थिंक यू नीड टू थिंक एज अ शेयर होल्डर when you are investing into stocks. So from that point of view वो रिव्यू होना चाहिए. म्यूचुअल फंड में once a year अगर आप रिव्यू करोगे आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ. सो मेजरली म्यूचुअल फंड्स में आपको कंसिस्टेंसी देखनी है. वो म्यूचुअल फंड्स टॉप क्वार्टाइल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आपने देखना चाहिए. टॉप क्वार्टाइल मतलब टॉप 25% में ऑफ दैट कैटेगरी. बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि हर साल मेरे म्यूचुअल फंड ने नंबर 1 पोजीशन पे रहना चाहिए. आई थिंक दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. हर बार आपने देखना चाहिए कि टॉप 25% में मेरा म्यूचुअल फंड है या नहीं है. सो इट विल शो द कंसिस्टेंसी. कभी कभी नंबर 1 पे भी आएगा, कभी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे भी रह सकता है अगर कैटेगरी बहुत बड़ी है तो. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ओवरऑल बेंचमार्क को बीट कर रहा है क्या, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है क्या, और हमारे टारगेट रिटर्न जो हमने रखे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसके उस ट्रैक पे वो फंड है क्या, ये सारी चीजें आपने देखनी चाहिए. सो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट. आपके एक्सपेक्टेशन को उसने बीट करना चाहिए, नहीं कि अरे नहीं हमेशा नंबर 1 पे ही रहना चाहिए. तो देखिएगा अगर नंबर 1 पे रहने वाला 1 साल का अगर कोई फंड है उसको आपने इन्वेस्ट किया तो चांसेस आर दैट कि नेक्स्ट ईयर वो नंबर 1 पे नहीं रहेगा. दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज सजेस्टिंग. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक वो पोर्टफोलियो रिव्यूज आपके होने चाहिए. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू. जब भी आपका अप्रेजल होता है फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आपका इनकम बढ़ता है तो एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल प्लान को कि भाई बढ़ा है पैसा तो मेरी सेविंग्स बढ़ी है क्या, वो एडिशनल जो सेविंग्स आ रही है उसको मैंने इन्वेस्टमेंट में मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा क्या. ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू में ईयरली बेसिस पे आपने करनी चाहिए. सो जब भी आपका अप्रेजल होगा that is the right time to do these things. तो इस चीज को financial planning is a continuous process. It is not a one time thing. So it's a continuous process. Yearly once in a year प्रॉपरली बैठ के, हो सके तो आपके बेटर हाफ को लेके बैठ के आपने वो प्रॉपरली वो प्लान बनाना चाहिए. सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये 10 इन्वेस्टिंग या फिर पर्सनल फाइनेंस थंब रूल्स आपको अच्छे लगे होंगे. तो अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.